Students in my YouTube channels, welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the second part of the pharmacodynamics. फार्मोडायनेमिक्स के हम सेकंड पार्ट को आज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शंस. बेसिकली प्रिंसिपल्स की बात की थी तो हमने बताए थे आपको कि 5 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं जिसके थ्रू ड्रग कोई एक्शन प्रोड्यूस करती है. तो स्टिमुलेशन करेगी या डिप्रेशन करेगी, इरिटेशंस, फोर्थ इज द रिप्लेसमेंट एंड लास्ट इज द साइटोक्सिक एक्शंस. इसका जो पार्ट रह गया था वो हमारा रह गया था मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म एक्शंस. मैकेनिज्म ड्रग किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करती है. तो आज हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट व्हेन द इंटरेक्टिंग टारगेट मॉलिक्यूल विच इज इन नेचर विच इज प्रोटीन इन नेचर. मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में भी कि जितनी ड्रग होती हैं सभी एक प्रोटीन से बाइंड होती हैं और प्रोटीन से बाइंड होने के बाद में इंटरेक्ट होने के बाद में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. और जिन प्रोटीन से बाइंड होती हैं वो जिन बायोमोलिक्यूल टारगेट बायोमोलिक्यूल से बाइंड होती हैं वो सब क्या एक प्रोटीन नेचर के होते हैं. तो जितनी भी ड्रग होंगी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने से पहले एक प्रोटीन से जाके बाइंड एक बायोमोलिक्यूल से जाके बाइंड होती हैं. एक टारगेट बायोमोलिक्यूल होता है जिसका नेचर क्या होता है वो प्रोटीन के बना हुआ होता है. According to the functional protein, the target of the drug actions can be divided into the 4 category. और जिस प्रोटीन जिस बायोमोलिक्यूल से ड्रग इंटरेक्ट हो रही है उस बायोमोलिक्यूल का नेचर क्या है प्रोटीन. उस प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन की बेस पे हमने डिवाइड किया. ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. जिस प्रोटीन से ड्रग जाके इंटरेक्ट होती है दीज प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 डिवीजन या 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. तो फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को डिवाइड किया 4 टाइप में. फर्स्ट इज़ द एंजाइम्स. एंजाइम से ड्रग बाइंड हो सकती है तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. सेकंड इज आइंस चैनल्स. जो आपने आइंस चैनल पढ़े होंगे आपने जब आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी तो सेल मेम्ब्रेन में आइंस चैनल्स होते हैं. उन आइंस चैनल को ब्लॉक करेगी या ओपन करते हैं. थर्ड इज द ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इज आल्सो अवेलेबल इन द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि क्या करते हैं बाहर के जो प्रोडक्ट होती हैं उनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो होती है वो ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है जिससे कि बाहर का जो सबस्ट्रेट है जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है या अदर कोई इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट या हार्मोन है जो कि आपके सेल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. तो उससे क्या होगा जो इफेक्ट उस बायोमोलिक्यूल की वजह से जनरेट हो रहा था जो अंदर पहुंच रहा था वो नहीं पहुंच पा रहा है तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. और लास्ट में इज द रिसेप्टर. रिसेप्टर मैंने आपको बताया था रिसेप्टर की टारगेट जिसमें जब रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, जनरेट होती है और बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से लास्ट में इफेक्ट जनरेट होता है. या रिसेप्टर इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही थी वो बंद हो जाएंगी. बंद होने से वो इफेक्ट आना बंद हो जाता है. तो ये ओवरऑल हमने आपको समरी बताई. अब 1 बाय 1 हम बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स की. Enzyme is a catalytic protein that enhance the rate of biochemical reactions. So enzymes are a target for various drug actions. एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में कि एंजाइम्स क्या है. एक बायोकैटालिटिक प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को के रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करने का काम करती हैं या किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने का काम करती हैं. अगर हम इन एंजाइम्स को किसी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं या किसी से एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो पाएगा या वो रिएक्शन इतनी तेज़ी से नहीं चल पाएगी जिसकी वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहे थे वो इफेक्ट आना बंद हो जाएंगे. तो ये ड्रग भी इसी तरह काम करती है. ड्रग कैन मॉडिफाई द रेट ऑफ एंजाइमेटिक मेडिएटेड रिएक्शंस. एंड ड्रग क्या करेगी एंजाइम से बाइंड होगी और एंजाइम से बाइंड होने की वजह से क्या होता है उसके जो रेट ऑफ रिएक्शंस है और या उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको ये रोक देती है जिससे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट जनरेट होते हैं. तो उसको हम स्ट्रक्चर वाइज समझना चाहें तो समझ सकते हैं. जस्ट मिनट्स. हाँ देखिए ये आपका क्या है एंजाइम से एंजाइम देख रहे हैं. अब एंजाइम में क्या होता है आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि सबस्ट्रेट होता है जब वो एंजाइम से जाके बाइंड होता है और बाइंड होने पर आपके लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. ठीक है ये तो नॉर्मल रिएक्शंस हो गई. लेकिन जो ड्रग होती हैं वो यहाँ पर कैसे काम करेंगे ऐसे इनहिबिटर का काम करेंगे. ड्रग कैसे काम करती हैं यहाँ पर जो ड्रग होगी जस्ट मिनट्स. हाँ ये जो ड्रग है ये तो सबस्ट्रेट की बात करी मैंने. अब जो इनहिबिटर है इनहिबिटर क्या है एक तरह ड्रग का काम ड्रग है वो इनहिबिटर जैसा काम करते हैं. ये इनहिबिटर क्या करते हैं जब वो इंटरेक्ट होंगे किसके साथ में एंजाइम के साथ में तो वो क्या करेंगे एंजाइम के साथ इंटरेक्ट होने के बाद क्या करते हैं उसको एंजाइम को एक्टिव करते हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा और जो फंक्शन जो प्रोडक्ट की वजह से हो रहा था वो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा यानी फंक्शन वो जनरेट होना बंद हो जाएगा. तो ड्रग एंजाइम से जनरेट कैसे होंगे ऐसे इनहिबिटर्स
जब इनहिबिटर की तरफ बाइंड होंगी तो बाइंड होने से क्या एंजाइम को इनएक्टिव कर देंगी। एंजाइम इनएक्टिव करने से कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता है, और जब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो तो प्रोडक्ट की जो फंक्शन थे वो भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि एंजाइम ड्रग का इंट्रैक्शन और वो किस मैकेनिज्म से एक्शन देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ें तो क्या होता है, ये तो आपको एंजाइम क्लियर हो गया। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स इज़ द कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन। मैंने बताया था आपको कि इनहिबिशन मतलब कि एंजाइम को इनएक्टिव कर देना, उसकी एक्टिविटी को रोक देना, उसको का मेन ड्रग का मोड ऑफ एक्शन होता है, ड्रग का मेन एक्शन होता है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। ड्रग इनहिबिट द एंजाइम बाय 2 मेथड, और ड्रग कोई भी ड्रग होगी वो एंजाइम को इनहिबिट करेगी, वो 2 मेथड से करती है। फर्स्ट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नेक्स्ट इज़ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। तो वन बाय वन हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो ड्रग इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट एंड compete द सबस्ट्रेट फॉर द कैटालिटिक बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंजाइम सो डैट द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। इसमें क्या है कि जो ड्रग का स्ट्रक्चर होगा उसका स्ट्रक्चर सेम सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की तरह होगा, और जो ड्रग जहाँ बाइंड एंजाइम के साथ होती है उसी प्लेस पे क्या होता है, ये ड्रग भी बाकी बाइंड होती है। जो compete करेगी मतलब क्या है, ड्रग स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट एंड compete द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट को compete करेगी, यानी कंपटीशन में उसे हरा देगी, और उसके बाद में वो उसे बाइंड नहीं होने देती, खुद ही वो कैटालिटिक बाइंडिंग साइट जो एंजाइम का उससे जाके बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो आपका सबस्ट्रेट है, जस्ट ए मिनट मैं आपको पेंसिल दे लूँ, हाँ ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका इनहिबिटर है। इनहिबिटर क्या ड्रग का काम कर रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो यहाँ पर बाइंड होने का जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का लगभग इनहिबिटर का मिलता जुलता है। जब ये इनहिबिटर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा, जब सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये ड्रग का मोड ऑफ एक्शन हो जाता है। ये तो बात हुई किसकी, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव जब इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज टू द मोर देन ड्रग इट कैन डिस्प्लेस टू द इनहिबिटर्स। एग्जांपल कैप्टोप्रिल इनहिबिट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दूसरी बात मैं ये बता दूं, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव कंपटीशंस। अगर वहाँ पर ड्रग और सबस्ट्रेट व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनक्रीज, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ जाती है, जो ड्रग है, ड्रग इनहिबिटर है या ड्रग है, ड्रग से ज़्यादा हो जाएगी तो ड्रग वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ इस चीज़ को, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सबस्ट्रेट हो गई, ये क्या होगा, इनहिबिटर यानी कि ड्रग हो गई। ठीक है, अगर जीतेगा वही जिसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हमने कोई ड्रग दी है तो ड्रग देने पर क्या हुआ, ड्रग की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इनहिबिटर क्या होगा, इससे बाइंड हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब सबस्ट्रेट जब बढ़ जाएगा, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी इनहिबिटर क्वांटिटी से ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में ये जो होगा सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा और इसको वहाँ से रिप्लेस कर देगा। इनहिबिटर वहाँ से निकल जाएगा, एंजाइम से बाहर निकल जाता है और सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाता है। तो उस टाइम क्या होगा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनहिबिटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है वो यहाँ पर जीत जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था कि इनहिबिटर ज़्यादा थे यानी ड्रग ज़्यादा थी और सबस्ट्रेट कम था, लेकिन जैसे जैसे वो बाइंड रहा वैसे वैसे सबस्ट्रेट बढ़ता चला गया। ड्रग हम किसी पेशेंट को हमने ड्रग दी है 500 mg, अब ड्रग तो हमने दी है लेकिन सबस्ट्रेट कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, बन रहा है, लेकिन ड्रग हम नहीं दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कंडीशन ऐसी आएगी कि वहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन ड्रग से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ड्रग से बढ़ने के कारण क्या होगा कि इनहिबिटर्स बाइंड नहीं हो पाएगा और सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ में, और फिर फंक्शन प्रोटीन्स फंक्शनल स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कम्पिटिटिव कहता है, कम्पिटिटिव मतलब कम्पिटिशन्स, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा वो जाके एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम वो एंजाइम से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल एक ड्रग है जो कि हम ब्लड प्रेशर में देते हैं, इनहिबिट करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लिए, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब इनहिबिट हो जाता है तो जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो फॉर्म नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पाता, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो कैप्टोप्रिल मेनली ड्रग किस में दी जाती है, ब्लड प्रेशर में दी जाती है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आप समझ गए। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। द इनहिबिटर रिएक्ट विद द एडजेसेंट साइट नॉट टू द कैटालिटिक साइट्स, यानी कि यहाँ पर जो ड्रग होगी वो आपका क्या होगा, इनहिबिटर जो भी है या ड्रग जो भी है वो आपके एडजेसेंट साइट ऑफ एंजाइम से जाके इंटरेक्ट होती है, कैटालिटिक साइट से इंटरेक्ट नहीं होती है। यानी कि जो ये वाला पार्ट है
इससे जाके इंटरेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर इंटरेक्ट हो सकती है, यहाँ पर इंटरेक्ट हो सकती है, यानी कि जो कैटालिटिक साइड है वहाँ पर जाके इंटरेक्ट नहीं होगी। सो डैट द चेंज ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। जब वो अदर साइड पे जाके इंटरेक्ट हो जाते हैं एंजाइम के साथ में, तो एंजाइम के जो आपके स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, और स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो एंजाइम के अंदर प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाती है और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, सिंपल डिफरेंस क्या है यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, जो ड्रग है, जो इनहिबिटर है, वो आपकी कैटालिटिक साइड पे बाइंड नहीं होती है, एडजेसेंट साइड पे बाइंड होगी कैटालिटिक साइड के अलावा। ठीक है, जिसकी वजह से वो डेट द चेंज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम एंड प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, और उसके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्पिरिन है, एस्पिरिन इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम फर्स्ट, जिससे कि आपके जो पेन इंड्यूसिंग केमिकल होते हैं वो आपकी जनरेट किसकी वजह से होते हैं, इस एंजाइम की वजह से होते हैं। अगर ये एंजाइम ब्लॉक कर दिया जाएगा या इनहिबिट कर दिया जाएगा तो पेन इंड्यूसिंग जो केमिकल हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हैं ये सब नहीं बनेंगे, और जब वो नहीं बनेंगे तो पेन जैसी की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी बात हुई आपकी सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंट्रैक्शंस। नाउ कम टू द हम बात करेंगे अब आइंस चैनल्स के लिए। सम ड्रग कैन अफेक्ट द आइंस चैनल आइदर थ्रू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स सच एज लिगैंड गेटेड आइंस चैनल्स, या फिर जी प्रोटीन का रेगुलेटेड आइंस चैनल्स, और बाई डायरेक्टिंग बाइंडिंग टू द आइंस चैनल्स। कुछ ड्रग होती हैं वो डायरेक्टली आइंस चैनल से जाके इंटरेक्ट हो जाती है, उनको या तो ओपन करेंगे या क्लोज करेंगी। कुछ ड्रग जो होती हैं वो आपकी जी प्रोटीन रेगुलेटेड आइंस चैनल होते हैं, जी प्रोटीन से जाके बाइंड होंगे, और जी प्रोटीन क्या करते हैं उस जी प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिविटी जी प्रोटीन होती हैं वो या तो आइंस चैनल को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। डायरेक्टली पॉसिबल भी है और इनडायरेक्टली पॉसिबल भी है। होता क्या है, द ड्रग अफेक्ट द आइंस मूवमेंट सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन इनटू द सेल्स, दिस रिजल्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द सेल इज चेंज। मेनली इसमें क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँ तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपके इसके किस तरीके से काम करेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, आइंस चैनल्स हैं। ठीक है, अब जो ब्लॉकर्स यानी कि जो ड्रग हैं वो क्या करती हैं, ब्लॉकर जैसे काम करती हैं। आपको ब्लॉकर दिख रहे हैं, दैट इज़ द ड्रग। अब ये ड्रग जब होंगे, ब्लॉकर जो होंगे, या तो ड्रग दो टाइप की होगी, या तो मॉड्यूलेटर होंगे, या तो ओपनर होगी, या ब्लॉकर होगी। या तो ड्रग क्या करेगी, चैनल्स को ओपन करेंगी या चैनल को क्लोज करेंगी। तो ये जो ब्लॉकर जैसा काम करेंगी वो क्या करते हैं, वो ड्रग जब ब्लॉकर जो है इस आइंस चैनल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक करने की वजह से ये होता है आइंस का मूवमेंट आपकी सेल्स में नहीं हो पा रहा है। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, किसी भी आइंस, या मान लीजिए सोडियम का या कैल्शियम का आइंस जब सेल के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो सेल के अंदर जो कैल्शियम और सोडियम की वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे थे वो आपके रिस्पॉन्स होना बंद हो जाएंगे, यानी कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। पहला तरीका ड्रग का ये होता है। दूसरी बात करूँ, ड्रग ऐसे चैनल ओपनर भी काम कर सकती है, और चैनल जब ओपनर जैसा काम करेगी, वो जब बाइंड होती है किस ओपनर के साथ में, तो आइंस चैनल को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। और आइंस चैनल को ओपन करने की वजह से क्या होता है, सोडियम का एंट्री और पोटेशियम की एंट्री और कैल्शियम की एंट्री, इन सभी के आइंस, जिस तरह का आइंस चैनल होगा, सोडियम चैनल होगा तो सोडियम की एंट्री ज़्यादा वहीं लगेगी, पोटेशियम चैनल होगा तो पोटेशियम एंट्री ज़्यादा वहीं लगेगी, कैल्शियम चैनल होगा तो कैल्शियम एंट्री ज़्यादा वहीं लगेगी। जिस टाइप का आइंस चैनल है उस टाइप की आइंस की एंट्री जब होने लगती है, और वो जब आइंस सोडियम या सोडियम की एंट्री ज़्यादा होने लगी तो सोडियम के जो रिस्पॉन्स होंगे, सोडियम आइंस की वजह से जो रिस्पॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्स और वो एक्शंस उस सेल के बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी ड्रग हैं वो आपका आइंस चैनल से इंटरेक्ट होती हैं, तो इन आइंस चैनल्स को मेनली या तो वो ब्लॉक करेंगी या वो ओपन करेंगी। जब ब्लॉक करती हैं तो आइंस का मूवमेंट उन सेल में नहीं हो पाएगा, और जब सेल में उस आइंस की कंसंट्रेशन जब कम होती है, जो रिस्पॉन्स उस आइंस की वजह से हो रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे। सेम तरीके से दूसरा कंडीशन क्या है कि जो आइंस चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो उन आइंस की एंट्री ज़्यादा हो रही है सेल के अंदर, और सेल के अंदर उन आइंस की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस आइंस की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहे थे वो और ज़्यादा आने लगेंगे। दैट इज़ द आइंस चैनल्स की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी आइंस चैनल्स की वजह से। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल इसमें है, क्यूनिडीन ब्लॉक द मायोकार्डियल सोडियम चैनल। जो क्यूनिडीन एक ड्रग है जो एंटी मलेरियल काम करती है, इसका एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो यूज़ किया जाता है, वो आपका जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कार्डियक एरिथमिया जैसी कंडीशन होती है, तो उसमें देते हैं। वो क्या करते थे, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक द मायोकार्डियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, सोडियम की एंट्री
मायोकार्डियल सेल्स में नहीं हो पाएगी, और मायोकार्डियल सेल्स में जब सोडियम एंट्री नहीं हो पाती है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रेट, हार्ट बीट कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टर बाहर के सबस्ट्रेट को सेल के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेनी ड्रग प्रोड्यूस दियर एक्शन बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टू इनहिबिट द ऑन गोइंग फिजियोलॉजिकल ट्रांसपोर्टर ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड आइंस। यानी कि ज़्यादा ड्रग क्या करेंगी, मेनी ड्रग क्या करती हैं, वो आपके एक्शन देती हैं कब, जब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट किसके साथ होती है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट होती हैं। जब वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट होंगी उसे इनहिबिट कर देंगी। इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट उस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, जो फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट या मेटाबोलाइट्स आइन थे, वो सेल के अंदर जब सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे थे, वो आप सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। और सेल के अंदर जब वो नहीं पहुंच पाएंगे तो जो जिसकी वजह से उन सेल के अंदर पहुंचने में जो रिएक्शंस या जो इफ़ेक्ट आ रहे थे वो आपके जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स की मैं आपको फिगर से समझा सकता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। जैसे दिस इज़ द ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। जो सबस्ट्रेट जैसे ग्लूकोज है, कोई अमीनो एसिड्स है, कोई प्रोटीन है, वो जब इंटरेक्ट होती है और वो सेल के अंदर पहुंच जाती है। सेल के बाहर थी, अब ये सेल के अंदर पहुंच चुकी है। ये ट्रांसपोर्टर से चलता है। लेकिन ड्रग क्या करते हैं, ये ड्रग ऐसे इनहिबिटर जैसा काम करते हैं। ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर से जाके इंटरेक्ट हो जाएंगे। इंटरेक्ट होने पर जो आपका सबस्ट्रेट था वो अंदर जा रहा था, वो अंदर नहीं जा पाएगा। और जब अंदर नहीं जा पाएगा तो जो सबस्ट्रेट की डिफिशियंसी हो रही है सेल के अंदर, उस वजह से जो रिस्पॉन्स जो सबस्ट्रेट की वजह से आ रहे थे वो रिस्पॉन्स या वो एक्शन जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो ट्रांसपोर्टर को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने पर डिफरेंट टाइप के एक्शन प्रोड्यूस होते हैं। जब अब तो क्लियर पॉइंट ये हुआ कि ट्रांसपोर्टर को क्या करते हैं, ड्रग जितने भी होंगे वो ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे। और जब ट्रांसपोर्टर इनहिबिट या ब्लॉक हो जाएगा तो बाहर का सबस्ट्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, कुछ भी यानी चीज़ें हैं वो सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे। और सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे तो जो रिस्पॉन्स उनके अंदर आने की वजह से हो रहे थे, जो एक्शन हो रहे थे, वो एक्शन आना या रिस्पॉन्स आना, जनरेट होना बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई सब ट्रांसपोर्टर्स की। ठीक, अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द इफेक्टर्स। बहुत सारी ड्रग होती हैं वो डायरेक्टली इफेक्टर्स से बाइंड नहीं होती, जैसे एंजाइम्स हैं, आइंस चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे डायरेक्टली बाइंड नहीं होती हैं, बट act through specific regulator macromolecules which control the above list of effectors. These regulatory macromolecules is called as receptors. तो बहुत सारी ड्रग होती हैं वो डायरेक्टली आइंस चैनल से, एंजाइम से, ट्रांसपोर्टर्स से बाइंड नहीं होती हैं। वो इसके अलावा क्या होती हैं, वो स्पेसिफिक रेगुलेटर माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनसे जाके बाइंड होती हैं। और वो माइक्रोमोलिक्यूल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, एंजाइम्स को, आइंस चैनल्स को, ट्रांसपोर्टर्स को। जब उनको रेगुलेट करेंगे और उनको रेगुलेट करने के बाद में जब उनको या तो एंजाइम्स के चैनल को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको जी प्रोटीन से लिंक्ड वाला जो एंजाइम्स है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो वो चैनल्स को ओपन करेगा या फिर क्लोज करेगा। इसी तरीके से और भी रिसेप्टर्स के थ्रू होती हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे, एंजाइम्स को क्लोज करेंगे, या ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ द रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर हम रिसेप्टर को और डिफाइन करें तो रिसेप्टर्स डिफाइन एज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो डिफरेंट टाइप के इफेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे एंजाइम्स है, चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। और वो माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट कहाँ होगी, या तो सेल के सरफेस पे हो सकती है या सेल के अंदर भी हो सकती है। तो ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो रिसेप्टर से जब बाइंड होगा, और बाइंड होने पे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, वो आपके चेंजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो आपके सेल के अंदर होने लगेगी। और बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर्स। अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ ड्रग और रिसेप्टर के बारे में तो ये टर्मोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आ जाएगी कि एगोनिस्ट क्या है, व्हाट इज़ द एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड लिगेंड्स। इसको समझ लीजिएगा। एगोनिस्ट यानी कि ए एजेंट्स दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द इफेक्ट सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स। यानी एगोनिस्ट यानी कि वो ड्रग जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और
जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो सिग्नल मॉलिक्यूल जब एगोनिस्ट से बाइंड हो रहे थे, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था, जो इफेक्ट सिग्नल मॉलिक्यूल से जनरेट हो रहे थे, और वही इफेक्ट क्या करेंगे, ये एगोनिस्ट जनरेट करते हैं। यानी सिंपली बात है, एगोनिस्ट आर दोस एजेंट दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये इफेक्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट एंड एजेंट्स विच बाइंड टू द रिसेप्टर बट नॉट एक्टिवेट द फिजिकल एक्टिविटी। रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होते हैं लेकिन वो एक्टिविटी कोई प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है, बाइंड तो होंगे रिसेप्टर के साथ में लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज आपका एसिटाइल कोलिन जब कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर, लेकिन कोई इन्वर्स एगोनिस्ट होगा तो वो कोलिन से बाइंड हो जाएगा कोलिन रिसेप्टर से, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, रिलैक्सेशन इंड्यूस करेगा, तो वो दैट इज़ द इन्वर्स एगोनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट यानी एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड टू प्रोड्यूस द सब मैक्सिमल इफेक्ट बट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। यानी कि जो आपके पार्शियल एगोनिस्ट होंगे वो रिसेप्टर से जाके बाइंड भी होंगे और सब मैक्सिमल कुछ अमाउंट में वो अपना एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन ऐसे एगोनिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको नहीं शो करेंगे और उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देते हैं। और लिगेंड्स क्या है, ए मॉलिक्यूल विद अटैच्ड विद बाइंड टू द रिसेप्टर्स, द टर्म ओनली इंडिकेट द एफिनिटी एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टी विदाउट रिलेटेड टू द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। लिगेंड्स यानी कि वो आइंस जो केवल बाइंड हो रहे हैं, तो लिगेंड्स जो बाइंडिंग जिनकी प्रॉपर्टी होती है उसको लिगेंड्स बोल देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ तो दो चीज़ें हैं, एक रिसेप्टर्स के अंदर एक होती है इंट्रांसिक एक्टिविटी और सेकंड इज़ द दो टाइप्स की चीज़ें हैं, एक होती है बाइंडिंग एफिनिटी, एक होती है इंट्रांसिक एक्टिविटी। अगर इसके बेस पे हम पढ़ लें तो और चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। यानी एगोनिस्ट आर दोस एजेंट दैट हैविंग बोथ बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी भी उसके पास में होते हैं और इंट्रांसिक एक्टिविटी भी होगी, यानी कि वो रिसेप्टर से बाइंड भी होते हैं और इंट्रांसिक एक्टिविटी की वजह से क्या होता है ना, इफेक्ट भी शो करते हैं। जैसे एंटागोनिस्ट आर दोस एजेंट दैट हैविंग ए ओनली बाइंडिंग एफिनिटी, वो बाइंड तो होंगे लेकिन उनके अंदर इंट्रांसिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्स उस रिसेप्टर के थ्रू प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट यानी कि बाइंडिंग एफिनिटी भी होती है इनमें लेकिन इन्वर्स इंट्रांसिक एक्टिविटी होगी, यानी इंट्रांसिक एक्टिविटी शो करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। सेम पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा, पार्शियल एगोनिस्ट में बाइंडिंग एफिनिटी है लेकिन इंट्रांसिक एक्टिविटी जो है वो सम मैक्सिमम है, कुछ अमाउंट में देते हैं। लेकिन लिगेंड्स आर दोस एजेंट दैट ओनली हैविंग ए बाइंडिंग एफिनिटी। तो ये सब चीज़ें आपकी जो क्लियर होंगी जब हम ड्रग पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको काम आएंगे। अगर ये इसमें आपको जनरल मोड ऑफ एक्शन, जनरल मैकेनिक्स और ड्रग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।